हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है 24 नवंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूएटेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज के सेशन में द हिंदू के दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। पहला, स्पेस नॉट टाइम, और दूसरे एडिटोरियल आर्टिकल में बात होगी फिक्सिंग इंडियाज माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। वन बाय वन दोनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जो भी हिंदी अनुवाद हुआ है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें शब्दार्थ और भावार्थ की भिन्नता को कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला एडिटोरियल आर्टिकल है स्पेस नॉट टाइम। समष्टि, समय नहीं। इक्वल टेन्योर सिक्योरिटी फॉर CEC Chief Election Commissioner and EC's Election Commissioners will boost panel's independence। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए समान कार्यकाल सुरक्षा पैनल की स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा। आर्टिकल में बात हो रही है जिस तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा मामले की सुनवाई हो रही है और बात हो रही है भारत के चुनाव आयोग की। ऐसे में कई सारी तल्ख टिप्पणियां भी देखने को मिल रही हैं जिस तरीके से चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि भारत में जब बात कही जाए इलेक्शन कमिश्नर्स की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज के समय में ये 3 मेंबर बॉडी होती है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर। अब इनके टेन्योर की जब सिक्योरिटी की बात होती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब हटाने की बात आएगी तो सेम प्रोसेस होगा जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनाया जाएगा। लेकिन इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं, जो दूसरे चुनाव आयुक्त होते हैं, इनको हटाने की कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा रिकमेंडेशन होगा तो आसानी से इनको हटाया जा सकता है। और इन्हीं सब बातों पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणियां चल रही है। मामला न्यायालय के अधीन चल रहा है जिसमें बात कही जा रही है जिस तरीके से चुनाव आयोग के स्वतंत्रता का सवाल अब आ चुका है। और अब मामला में कोर्ट काफी मुखर होकर इस बात को कह रहा है, जब चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की बात होती है तो बेसिकली जो अदालत है उसकी मुख्य चिंता इस तरफ जा रही है कि क्या जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, आयुक्त जो होते हैं दूसरे, वो स्वतंत्र निकाय की सिफारिश पर क्या उनको नियुक्त किया जाना चाहिए, एक न्यूट्रल बॉडी बना देनी चाहिए और जो कि रिकमेंड करेगा कि किसको चुनाव आयुक्त बनाया जा सकेगा। और अब आगे ये भी आर्टिकल में बात कही जा रही है जिस तरीके से आर्टिकल 324(2) के तहत एक संसदीय कानून की परिकल्पना की गई है लेकिन कोई कानून नहीं बनाया गया। और जब बात आएगी कि सरकार एक स्वतंत्र तंत्र तैयार करने के लिए न्यायालय के स्पष्ट झुकाव के खिलाफ दृढ़ता से पीछे हटती नजर आ रही है। और ऐसे में आगे ये भी बात है कि संभवतः एक चयन समिति बना दी जाए और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड कर लिया जाए। निश्चित तौर पर अगर CJI का इंक्लूजन होगा तो जो भी समिति रहेगी उसकी विश्वसनीयता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अब विधायी शून्य न्यायालय को अपने दम पर एक प्रक्रिया तैयार करने का अवसर प्रदान करता है और निश्चित तौर पर सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। आगे अब आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि जब बात आएगी इंडिपेंडेंट बॉडी सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, अगर ऐसा कुछ बनता है तो निश्चित तौर पर जो चुनाव आयोग है उसकी स्वतंत्रता में वृद्धि होगी। लेकिन अब आगे ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या जब जो कोर्ट जब बात आएगी कि जो सिलेक्शन कमेटी बनाया जाए उसका कंपोजिशन किस तरीके से हो, उसको कोर्ट ही खुद डिसाइड करेगी अथवा ये निर्णय
संसद पर छोड़ दिया जाएगा? आने वाला समय इस सवाल का जवाब ज़रूर देगा। और चूंकि जो संवैधानिक पीठ है जिसकी अगुवाई के जस्टिस के एम जोसेफ जी द्वारा की जा रही है, उसमें ये भी पाया गया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका पहले के समय में अगर हम बात करें, विशेष तौर पर यहाँ पर 2004 से पहले का हवाला दिया जा रहा है कि जब काफ़ी इनका लंबा टेन्योर होता था, लेकिन हाल में ऐसा देखने को मिल रहा है कि असाधारण रूप से जो कार्यकाल है उसमें कमी देखी जा सकती है। और ऐसे में इसमें राजनीति का अंतर्निहित होने को दरकिनार नहीं किया जा सकता। 1993 से इलेक्शन कमीशन भारत की इसमें मल्टी मेंबर बॉडी हो चुकी है। अभी एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। हालांकि शुरुआत में जब 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनती है तब वहाँ पर सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही होते थे। और अब जिस तरीके से अभी वर्तमान में जो प्रोसीजर होता है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनमें सीनियरिटी बेस पर ही उनको एलिवेट करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है। और चूंकि अभी जो इनके टेन्योर की बात कही जाए तो 6 साल का होता है टेन्योर, अथवा 65 वर्ष उनकी आयु, जो भी पहले हो जाए। अब कोर्ट द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब पहले से ये नियम उपलब्ध है तो जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है जिससे कि उनकी बारी जब मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की हो तो उनको लंबा कार्यकाल ही न मिले। और अब आगे आर्टिकल में इस बात को कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कुछ लोग इस पर भी तर्क दे सकते हैं कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको भी पूरा कार्यकाल मिले दशक बीत चुके हैं, तो क्या उन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? इसके जवाब में आर्टिकल में तर्क दिया जा रहा है कि जिस तरीके से जब बात न्यायाधीशों की होगी तो उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। न्यायाधीशों को हटाने के मामले में इतनी आसानी से उनको नहीं हटाया जा सकता, पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर ही उनको इम्पीच किया जा पाएगा। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होती, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता है। और अब आगे बात कही जा रही है कि जिस तरीके से बिना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के जो स्वतंत्रता है, स्वाभाविकता है निष्पादन की, वो बाधित होती है। और अब आगे आर्टिकल में इस तरीके से बात कही जा रही है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कही जाए उसको उस तरीके से उसको सिक्योरिटी टेन्योर दिया जा माना जा सकता है, जैसे क्योंकि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की बात आएगी तो प्रोसीजर सेम होगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए इम्पीचमेंट होता है, लेकिन चुनाव आयुक्तों के लिए ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है। और अब आर्टिकल में अंतोगत्वा इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर कोई भी हो, लेकिन जब बात आएगी कार्यकाल की तो उसके लिए एक समान कार्यकाल की व्यवस्था होनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं सभी के लिए। क्योंकि जब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा तभी बेहतर तरीके से जो पूरी सिस्टम है, पूरी बॉडी है, वो काम कर पाएगी। और बात जब आएगी देश के लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाने की, तो उस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के पीछे जो संस्था है उसको भी और ज़्यादा मजबूत, सशक्त और तटस्थ बनाना होगा। अगले आर्टिकल में अब बात होगी फिक्सिंग इंडियाज माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, भारत की कुपोषण समस्या को ठीक करना। हाल में ही अभी वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट 2022 आती है जिसको लेकर काफ़ी हो हल्ला मचता है। भारत सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि भारत की बहुत खराब इसमें स्थिति देखने को मिलती है। 121 देशों में 107वां नंबर भारत का देखने को मिलता है। भारत सरकार द्वारा ये भी कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत भारत की छवि को खराब करने के लिए ऐसी रिपोर्ट बनाई गई। हालांकि आर्टिकल में इस
बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि ऐसी रिपोर्ट बनाने के लिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं होती। और जब बात आएगी वैश्विक भुखमरी सूचकांक की, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक संकेतक हो जाता है। स्पेशली बात कही जाए स्टंटिंग अथवा ठिगनेपन बौनेपन की, वेस्टिंग निर्बलता की, मृत्यु दर की बच्चों के बीच में, और उनमें जो पोषण होते हैं उनकी कमियों की तरफ भी ये रिपोर्ट इशारा करती है। और आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है, खुद भारत सरकार द्वारा जो सर्वेक्षण होता है इंडियन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें भी ये पाया गया 2019 से 2021 के बीच की अवधि में ये पाया गया कि 5 साल के नीचे के बच्चों की जब बात कही जाए तो 35% से ज़्यादा ठिगनेपन का शिकार है, 19% से ज़्यादा निर्बलता के शिकार हैं, और 32% से ज़्यादा उनका जो वज़न है वो कम है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि बहुत सारे जो केंद्र पोषित जो स्कीम योजनाएं चलती हैं इनसे निपटने के लिए इस दिशा में है, जिससे कुपोषण की समस्या से निजात पाया जा सकता है। लेकिन सवाल आ जाता है निष्पादन पे, इम्प्लीमेंटेशन पे, और उन जो स्कीम चल रही क्या वो सही तरीके से उनका फंड हो रहा है। और अब कुछ स्कीम्स का भी आगे जिक्र किया जा रहा है जिसमें सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम का जिक्र है, जिसमें कि आईसीडीएस भी अब समाहित हो चुका है, और स्पेशली किशोरियों के साथ ये काम करने के लिए फोकस है ये सारी स्कीम्स। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, शिशु की देखभाल करने वाली माताएं, और 3 साल से नीचे के बच्चे। लेकिन अब जब बजट की बात कही जाएगी तो पिछले 2 साल में 1% से भी कम का इजाफा देखने को मिलता है। इवन पोषण जैसी स्कीम की बात कही जाए और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, साथ साथ में मिड डे मील स्कीम जो समाहित इसमें हो गई है, बजट 2020-21 से वर्तमान में कम देखने को मिलता है। अब चूंकि 2020-21 एक एक्सेप्शनल ईयर भी था, कोविड का समय था, निश्चित तौर पर बजट बढ़ा हुआ था। लेकिन आज के समय पे भी जो बजट है भारत के साइज को देखते हुए, हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए, और पॉपुलेशन में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को देखते हुए ये बजट काफ़ी कम नज़र आता है। और अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया है कि प्रति व्यक्ति जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के जो कॉस्ट है 2017 से उसमें इजाफा नहीं होता है। और बात होती है कि जब इनके स्कीम्स के क्रियान्वयन की, तो क्रियान्वयन पक्ष की जिम्मेदारी जिले स्तर पर बात की जाए तो सीडीपीओ जो ऑफिसर्स होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, उन पर होती है। और बहुत सारे राज्य में इनकी संख्या बल ही बहुत ज़्यादा कम है। झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में ये इनकी जो संख्या में 50% तक की कमी वर्तमान समय में व्याप्त है। और निश्चित तौर पर जब मैन पावर की भी कमी होगी तो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट ऑफ स्कीम्स भी बाधित होती हुई नजर आएगी। आगे अब ये भी बात कही जा रही है, विशेष तौर पर स्कूल में जिस तरीके से मिड डे मील स्कीम चलती थी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री पोषण के नाम से भी जानी जा रही है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हो जाता है सोशल ऑडिट का, जो समुदाय स्तर पे जो ऑडिट होता है। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि रूटीन ऑडिट नहीं हो पाता। इसमें जो अधिकारीगण होते हैं उनकी भी कमी रहती है, जनप्रतिनिधियों की कमी रहती है, और आम जो नागरिक होता है सभी की कमी देखने को मिलती है। कहीं पर जागरूकता की कमी दिखती है तो कहीं पर जानबूझकर ये कमी बनाई जाती है, जिससे कि इसमें अंतर्निहित जो भ्रष्टाचार है उसका लाभ कमाया जा सके। और अब आगे ये भी बात कही जा रही है कि अगर समराइज किया जाए तो जो पोषण की जो स्कीम चल रही है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें फंड की कमी देखी जा रही है, लेकिन जो ऑलरेडी फंड हैं उनको भी सही तरीके से
उनका व्यय नहीं हो रहा। और जब तक जो स्कीम्स ऑलरेडी प्रिवेलिंग हैं, जो चल रही हैं, जब तक ये समस्याएं उन स्कीम्स की, उन योजनाओं की दुरुस्त नहीं की जाएगी, तब तक भारत में जो बहुआयामी पोषण एक समस्या बन के उभर चुका है, बहुआयामी कुपोषण की जो समस्या है उसमें सुधार नहीं देखा जा पाएगा। अब आगे ये भी बात कही जाए है, जिस तरीके से जब कैश ट्रांसफर की बात कही जाती है तो इसमें काफी ज्यादा फायदे भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब से जैम का स्कीम इसको लॉन्च हुआ है, इसकी बेहतरी देखी गई है। जैम में जे फॉर जनधन, ए फॉर आधार, एम फॉर मोबाइल, और डायरेक्टली फायदा ये हो जाता है कि जो बेनिफिशियरी होता है, एग्जैक्ट टारगेट बेनिफिशियरी तक पैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब बात ये कही जा रही है कि जिस तरीके से कैश के साथ में एक एडवांटेज ये भी होता है कि जो बेनिफिशियरी उसको ये स्वतंत्रता होगी कि वो पैसे को किस तरीके से खर्च करेगा, वो क्या खाना चाहता है ये उसकी चॉइस होगी, और अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो अपने विकल्प को स्वतः ही पूरा कर पाएगा। लेकिन जब बात आएगी गर्भवती महिलाओं की, छोटे बच्चों की, तो क्या इस कैश ट्रांसफर से उनके न्यूट्रिशन लेवल में डायरेक्ट कोई बेनिफिट मिलता दिखता है? तो ऐसे एविडेंस अभी कम ही मिल पाए हैं, और सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस बात की सुनिश्चितता तो दिखती है कि अगर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है तो जो पूरा जो हाउस होल्ड है उसकी खाद्य सुरक्षा तय हो जाती है। लेकिन खाद्य सुरक्षा तय होने से जो पोषण की सुरक्षा है, विशेष तौर पर बच्चों की, वो कितनी बेहतर हो पाती है, इस पर सीधे सीधे कुछ नहीं कहा जा सकता। और आगे जब कैश ट्रांसफर की बात कही जाती है तो उसके भी फायदे तब और ज़्यादा कम हो जाते हैं जब महंगाई का स्तर और ज़्यादा व्यापक हो जाता है, क्योंकि महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जो मुद्रा मिलती है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होती जाती है। और अब कई सामाजिक कारक जिसमें विशेष तौर पर बात आती है, जिस तरीके से आज भी पुत्र की चाह परिवार में लैंगिक विभेदन का बहुत बड़ा कारण बनती है। और विशेष तौर पर ये और ज़्यादा विकराल तब हो जाती है जब बच्चों में न्यूट्रिशनल वैल्यू के पूर्ति की बात हो। तो ऐसे में जो बच्चियां होती हैं, विशेष तौर पर वो कुपोषण का ज़्यादा शिकार हो जाती हैं बालक शिशु की अपेक्षा। और कोई भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम चला दी जाए, कितनी बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर दी जाए, ये समस्या तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक इसकी जो ग्रास रूट लेवल पर इसको नहीं टैकल किया जाता, जब तक कम्युनिटी लेवल पर अवेयरनेस नहीं बढ़ाया जाएगा, सेंसिटिविटी प्रोग्राम को नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक ये समस्या नहीं समाप्त हो पाएगी। और जब बात आगे कैश ट्रांसफर की भी बात कही जा रही है, तो ओडिशा के ममता स्कीम का जिक्र ऐसे में आता है, जहां पर यह पाया जाता है कि ओडिशा में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लक्षित करने वाली ममता योजना से पता चलता है कि नगद हस्तांतरण की प्राप्ति में लगातार सामाजिक आर्थिक विसंगतियां थी, खासकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से प्राप्त हकदारियों की तुलना में। इस प्रकार नगदी समाधान का हिस्सा तो हो सकती हैं, लेकिन अपने आप में कोई रामबाण नहीं है कि कैश ट्रांसफर कर दिया और सारी समस्याएं छूमंतर हो गई। बल्कि कैश ट्रांसफर के अलावा भी बल्कि कैश ट्रांसफर के अलावा भी बहुत सारे और भी इसमें हमको कारक देखने होंगे, जिस तरीके से इन स्कीम्स को और बेहतर किया जा सकता है। और अब आगे आर्टिकल में इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि भारत की बात कही जाए तो भारत में अभी भी खेती किसानी की हालत बहुत बेहतर नहीं है, और ज़्यादातर भारत जो गाँव में बसता है इस समस्या से जूझता है, और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है पोषण के लेवल पे। सैनिटाइजेशन की प्रैक्टिस हमारे यहाँ इसको और बेहतर बनानी होगी, और अब ऐसे में कैश ट्रांसफ़र एक बेहतर रोल अदा कर सकता है। और अब आर्टिकल में इस बात पर जिक्र दिया जा रहा है कि जहाँ पर
जो हाउस होल्ड की कैपेसिटी होती है, बाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है, कैश ट्रांसफ़र निश्चित तौर पर राहत पहुंचाता है। लेकिन कैश ट्रांसफ़र के अलावा भी बहुत दूसरे जो सपोर्टिव प्रोग्राम है उनको भी महत्व को नहीं नकारा जा सकता, स्पेशली ऐसे में जब पीडीएस की बात होती है, फूड राशन की बात होती है, तो स्पेशली जब गर्भवतियों की बात कही जाए, जो बच्चों की देखभाल करती माताओं की बात कही जाए, छोटे बच्चों नवजात शिशुओं की बात कही जाए, छोटे बच्चों की बात कही जाए, तो इनके लिए कैश ट्रांसफर से कहीं ज़्यादा उपयुक्त पीडीएस स्कीम सिद्ध होती है। और अब जिस तरीके से अंडर फंडेड स्कीम है और उनका क्रियान्वयन बेहतर नहीं है, चाहे वो आईसीडीएस मिड डे मील स्कीम की बात कही जाए, पोषण स्कीम की बात आज के समय पे कही जाए, तो निश्चित तौर पर भारत में जो कुपोषण की समस्या है, इनका दारोमदार ऐसी स्कीम जो ऑलरेडी काफ़ी बेहतर स्कीम्स हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन बेहतर नहीं है, उस पर दारोमदार डाला जा सकता है। और अब बात हो किस तरीके से इन स्कीम्स को, इन योजनाओं को और बेहतर बनाना है, तो बेसिकली जो लोकल स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर कार्य करना होगा, पंचायती राज, दूसरे लोकल जो गवर्नमेंट है उनको और ज़्यादा सशक्त बनाना होगा, लोकल समुदाय, छोटे छोटे ग्रुप, इनको इस स्कीम को, जो भी स्कीम ऑलरेडी जो चल रही है, इस तरीके से बनाना होगा कि लोकल लेवल पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ सके। और निश्चित तौर पर आगे जो स्कीम्स हैं उनका जो टारगेट में युवतियों पर भी उसका विशेष टारगेट करना होगा, क्योंकि अगर आने वाले समय में जो पूरी जनरेशन है उसको कुपोषण से बचाना होगा, तो वर्तमान समय में जो किशोरियां हैं उनके पोषण को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। और सरकारी जितने भी तंत्र हैं उनमें जो बच्चों के कुपोषण की समस्या है उसको टॉप प्रायोरिटी से रख के उससे डील करना होगा। ऐसे में चाहे पोषण उत्सव की बात कही जाए, पोषण पखवाड़े की बात कही जाए, तो निश्चित तौर पर ये अच्छे इनिशिएटिव सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी 365 दिन की, तो वहां पर कोई दूसरे विकल्प सिद्ध नहीं हो पाएंगे। 365 दिन मिशन मोड पे कार्य करना होगा, तब कहीं भविष्य में भारत की कुपोषण की समस्याओं पर लगाम लगाना संभव होता नजर आ पाएगा। आज के हिंदू के एडिटोरियल आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।